कहाँ पर मिली थी, जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो आप लोग कहेंगे सर सबसे पहले जो इसकी जानकारी थी वो जानकारी हमें कैसे मिली, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कब मिलती है। तो आप बताना कि सर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कब, आप कह सकते हैं 1826 में चार्ल्स मेंसन के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप कह सकते हैं सर चार्ल्स मेंसन द्वारा, चार्ल्स मेंसन्स द्वारा दी जाती है। ठीक है, चार्ल्स मेंसन्स द्वारा इसकी जानकारी दी गई। हालांकि चार्ल्स मेंसन्स ने इसे 1842 में जब बुक प्रकाशित की, अपनी बुक में इसका वर्णन किया, अपनी बुक में इसका वर्णन किया कि जब ये खुदाई करवा रहे थे कराची में रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तब इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, ये एक ऐसी सभ्यता प्राप्त हुई है। इसका वर्णन इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। बात आती है कि सर इसके बारे में फिर इसका सर्वेक्षण किसने किया था, इसका सर्वेक्षण किसने किया था। तो आप कहेंगे सर इसका सर्वेक्षण या सर्वे किसके द्वारा किया जाता है। तो आप बताना सर इसका जो सर्वे था, ये सर्वे होता है कब, 1856 में। कब होता है सर्वे? 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्जेंडर कनिंघम। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा क्या किया जाता है, तो बेटा इसके सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है कि यहाँ पर सच में कोई, जिसका वर्णन अपनी बुक में चार्ल्स मेंसन्स ने किया था, सच में कोई ऐसी सभ्यता थी या नहीं थी। चलिए, चार्ल्स मेंसन उस समय 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक बने, स्थापना की इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की। अब बात ये आती है, बात यहाँ पर ये आती है, हाँ जी, कल 1500 2500, नहीं 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 26 लिखवाया होगा, 26 लिखवाया होगा, 25 लिखवा दिया क्या मैंने? 26 लिखवाया होगा बेटा, नहीं 25 तो मैंने नहीं लिखवाया है। बताना कल मैंने क्या 1825 लिखवाया था? बताना भाई, 26 ही लिखवाया था। देखो शाहरुख कह रहे हैं 26 लिखवाया था। हाँ जी, देखो मीनाक्षी कह रही है 1826 लिखवाया है। यस, 1826 ही लिखवाया है। हाँ बिल्कुल, बिना वजह आप कुछ भी बोल रहे हो भाई, हैं कुछ भी बोल रहे हो, 1825 कुछ भी अपनी मर्जी से बोल रहे हो, हैं 1826 है। क्या है? 1826 में चार्ल्स मिन्सन्स ने इसके बारे में जानकारी दी थी। चलिए, हाँ जी, चलिए भैया, आप जो भी आपने लिखा है आप उसको 1826 ही लिखिए, 1826 ही लिख लीजिए। अब बात करते हैं सर इसका नामकरण। नामकरण कैसे हुआ? नामकरण कैसे हुआ कि भैया इसके अधिकतर अधिकतर जो अधिकतर जो स्थल खोजे गए, अधिकतर या मैक्सिमम, अधिकतर, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर अधिकतर, अधिकतर जो या मैक्सिमम जो स्थल खोजे गए हैं, मैक्सिमम स्थल बेटा कहाँ पर खोजे गए? स्थल खोजे गए सिंधु नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंडस रिवर, रिवर कहते हैं कि सर इंडस रिवर के किनारे पर खोजे गए, जिस कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम पड़ जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या नाम पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता, या अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पड़ जाता है? 25 लिखा, 26? ओहो, माफी चाहूंगा, 25 लिख दिया था मैंने, मैं माफी चाहूंगा, 25 लिख दिया था। हाँ जी, हाँ जी, 26 ही है, बिल्कुल। हाँ जी, 25 बोल दिया था मैंने, 26 ही होगा। चलिए, तो आप कहेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम दिया गया। ठीक है जी, सिविलाइजेशन। तो आप लोग कहेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल 1826 ही होगा, कल गलती से मैंने, हाँ जी, लेकिन बोला तो मैंने 26 ही है, मुझे अच्छे से ध्यान है, बोला तो मैंने 26 ही है। ठीक, हाँ बिल्कुल, मीना मनीष जी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल चेक कर लिया, मैंने बोला 26 ही था, लेकिन मैंने लिख 25 दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आप लोगों से। चलिए, अभी आप लोग इसको यही लिख लीजिएगा। अब बात ये आती है, हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि इसका नामकरण हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि भैया सबसे पहला जो फर्स्ट जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया। क्या खोजा गया? हड़प्पा। अब हड़प्पा नगर खोजा गया कि सर हड़प्पा नगर खोजे जाने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। 1921 में इसकी खोज हो जाती है दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा।
दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज हो जाती है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये रावी नदी के किनारे पर खोजा गया। रावी नदी के किनारे पर खोजा गया। जब पहला नगर हड़प्पा खोजा गया, इस कारण इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इस कारण इसे हमने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता कहा। क्या कहा भैया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी कि पहला नगर हड़प्पा खोजा गया, जिस कारण इस सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। इस चीजों को आप लोग लिख लीजिए, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। अब दूसरा नगर भी खोजा गया था। एक दूसरा नगर खोजा गया था जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो आप कहेंगे सर एक दूसरा नगर खोजा गया, मैं उन पर भी डिटेल में चर्चा करूंगा। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक विद्यमान रही, कितने समय तक रहती है? तो हम बात करेंगे सर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कि सर जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता कितने समय तक रहती है? कि इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 400 से 500 बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व क्या था, ये हड़प्पा सभ्यता कितने समय तक जीवित रही? तो मानना ये है कि ये 400 से 500 सालों तक, 400 से 500 सालों तक जीवित रही। इसका अस्तित्व कब तक माना गया है? अस्तित्व की अगर बात होगी कि सर जो इसका अस्तित्व है, ये अस्तित्व कब तक माना गया है, तो आप क्या कहेंगे भैया? या ये कब तक जीवित रही? अस्तित्व आपको नहीं समझ में होगा तो जीवित, कब तक जीवित रही? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लाइफ कितनी रही थी? तो लगभग 400 से 500 सालों तक, 400 से 500 साल तक ये बेटा हड़प्पा सभ्यता विद्यमान रही, जीवित रही। अब इसका पता कैसे चला? इसका पता कैसे चला, इसकी जानकारी कैसे मिली कि ये सभ्यता 400 से 500 सालों तक ही जीवित रही? इसके बारे में जो जानकारी मिली वो एक मेथड है जिसे रेडियो कार्बन पद्धति कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। तो आप कहेंगे C14। C14 यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति। आप कहेंगे सर कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति। डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। तो आप लोग लिखना कार्बन डेटिंग पद्धति, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया इसको कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। इससे ये पता लगाया गया, C14 से ये पता लगाया गया कि इस सभ्यता का जो जीवन था वो कब से कब तक रहा है। अब बात करते हैं सर, ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो केंद्र था, इसका जो केंद्र था, सेंटर था, ये सेंटर किसको माना गया है? इसका जो सेंटर था वो पंजाब और सिंध को माना गया कि सर इसका, हाँ जी हाँ जी बेटा, जब से ये चल रहा तब से ही ये होगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं कि केंद्र की अगर बात करेंगे कि इसका केंद्र क्या है, तो इसका केंद्र बेटा दो स्थानों को माना गया था। एक तो पंजाब को, एक पंजाब को और एक सिंध को। किसको? एक पंजाब को और एक सिंध को। याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का जो सेंटर था वो पंजाब और सिंध माने गए। अब बात करते हैं सर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कि सर इसका विस्तार कहां से कहां तक था। इसका विस्तार की अगर मैं बात करूं कि सर इसका विस्तार या एरिया कितना था, अगर बात होगी सर इसका एरिया बता दीजिए कितना एरिया था। कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? किलोमीटर स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि भैया ये तो लगभग में होगा, ये तो लगभग में होगा, एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप कहेंगे 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं कि इसका एरिया है। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, मैं इसके विस्तार की बात कर लेता हूं। ऐसे करके हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये क्या है? ये बेटा पूर्व है,
ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, नॉर्थ यानी कि उत्तर है, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, साउथ। अब बात करेंगे सर, ये बताइए कि इसके पूर्व में कौन सा स्थल खोजा गया था। पूर्व में बेटा आलमगीरपुर खोजा गया। क्या खोजा गया, आलमगीरपुर खोजा जाता है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोजा गया। कहां पर, मेरठ, यूपी में पड़ता है जी। कि सर आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया था, हिंडन नदी के किनारे पर। ये कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया था, ये हिंडन नदी के किनारे पर। कौन सी नदी, हिंडन नदी के किनारे पर। और इसको खोजा था यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने, यज्ञदत्त शर्मा। कि सर यज्ञदत्त शर्मा ने इसको कब खोजा था, तो आप कहेंगे सर 1958 में इसको खोजा था। कब, 1958 में। बात करते हैं दक्षिण की, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर दक्षिण में किसको खोजा गया था, तो दक्षिण में एक नगर था दैमाबाद। दक्षिण में एक नगर है दैमाबाद। कौन सा, दैमाबाद। कि सर दैमाबाद कहां पर, महाराष्ट्र में खोजा गया। कहां, महाराष्ट्र में। कहां खोजा गया है, महाराष्ट्र में खोजा गया है। और ये कहां पर है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये पिब्रा नदी के किनारे पर। कहां पर, पिब्रा नदी के किनारे पर। पिब्रा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। पिब्रा नदी के किनारे पर। बात आती है पश्चिम में क्या खोजा गया था, तो सुतकांगे डोर। क्या खोजा गया था, तो आप लोग बता देना सर, पश्चिम में क्या खोजा गया था, सुतकांगे डोर। सुतकांगे, ऐसे लिखना मेरे लाल, सुतकांगे डोर। कि सर सुतकांगे डोर कहाँ खोजा गया था, तो बलूचिस्तान में। कहाँ, बलूचिस्तान। तो ऐसे भी इसको लिखना कि सर बलूचिस्तान में खोजा गया था। ये सुतकांगे डोर कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया है, तो आप कहेंगे दासक नदी के किनारे पर। कहाँ पर, दास्क नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के, दास्क नदी के किनारे पर। और इसकी खोज 1927 में होती है। मार्क किसके द्वारा बेटा, तो आप कहेंगे सर किसके द्वारा होती है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। एक कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य छोड़ दिए। मुझे लग रहा है फिर आपने पढ़ी नहीं क्लास। मौलिक कर्तव्य कराए मैंने, मौलिक कर्तव्य कराए भाई। हाँ जी, तो आप कहेंगे मार्क किसने, ऑरवेल ने। चलिए बता दीजिए। चलिए बेटा मैं एक एक पॉइंट कराऊंगा, यहाँ लाया हूं ना मैं, ये सारी चीजें मैं लाया हूं, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को। इसमें आप लोगों को घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें लाया हूं, टेस्ट भी कराऊंगा, टेस्ट भी कराऊंगा। बस आप लोग बेटा नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो आप लोग। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो काम कैसे चलेगा। मैंने पूछा था कि सर इसका किसने, तो आप कहेंगे सर किसने खोज की थी, तो बेटा आप लोग बता देंगे मेरे लाल, जॉर्ज डेल्स और ऑरेंज स्टाइल ने। ठीक है, किसने बेटा, तो आप कहेंगे ऑरेंज स्टाइल ने। स्टाइन, स्टाइन नाम है उनका। क्या नाम है, स्टाइन। हालांकि इसको स्टाइल ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा खोज हो जाती है। अब बात आती है बेटा यहाँ पर, बात है कि यहाँ क्या खोजा गया है, मांडा। क्या खोजा गया, मांडा। मांडा कहां पर खोजा गया, लद्दाख में। कहां पर, लद्दाख में खोजा गया है। लद्दाख में ये कौन सी, चेनाब नदी के किनारे पर। कहां पर, चेनाब नदी के किनारे पर खोजा गया। कहां खोजा गया बेटा, तो ये कब खोज होती है, 1927 में। 1927 में इसकी खोज हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया कि भैया ये बताएं मांडा कहां पर खोजा गया था, तो आप कहेंगे लद्दाख में है, चेनाब नदी के किनारे पर। और जिला पूछा जाए अखनूर में है। ये मांडा कौन से जिले में है, अखनूर जिले में। कहाँ, अखनूर जिले में। अब बात ये आती है कि सर इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है कि सर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये कितने किलोमीटर का है, कि सर उत्तर से दक्षिण ये लगभग कितना होगा, तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर। कितना, 1100 किलोमीटर। अब बात कर लें कि सर ये बताइए कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम ये लगभग 1600 किलोमीटर। ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं दोबारा से लिख देता हूं। ये 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। मैं यहां पर लिख दूं इसका। मैं एक बेटा आप लोगों को ये बता देता हूं कि इसका विस्तार कितना कितना होगा। विस्तार में बता देता हूं कि इसका विस्तार कितना है। तो आप लोग लिख लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है इसका, 1100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1100 किलोमीटर।
पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना होगा इसका? पूर्व से पश्चिम विस्तार होगा 1600 किलोमीटर। हालांकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा भी हो सकता है, अलग अलग किताबों में ये अलग अलग डेटा भी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। एक बच्चा कह रहा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें? आपका कोई सपना ही नहीं है, फिर आपका कोई उद्देश्य नहीं है। जब मन ना लगे पढ़ने में तो फिर मत पढ़ो, फिर पापा के साथ खेती बाड़ी करो। अब मेरे पास कोई जीवन घुट्टी थोड़ी कि मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा मन लग जाएगा। ये मन तो आप खुद से लगाओगे, ये मन तो आप खुद से लगाओगे ना, कि भाई आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आपका मन लगेगा। और नहीं है, आपको बस मौज काटनी है, बस पापा के पैसे पर ही जीना है, तो वो अलग बात हो गई, तो वो बात अलग हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि सर त्रिभुजा आकार है क्या है? तो सर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? कि सर ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? कि सर ये बताएं कि इसका आकार कैसा है। पूछा जाता है कि सर इसका आकार क्या है, शेप कैसा है? तो आप क्या कहेंगे सर, कैसा शेप होगा? क्या ये ट्रायंगुलर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। ठीक है जी, कैसा हो जाएगा? ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब बात करते हैं कि सर इसका काल कब से कब तक माना गया है, कि इसका काल कब से कब तक माना जाता है, इसका पीरियड कब से कब तक माना जाता है, कि भैया इसका पीरियड कब से कब तक माना गया है? तो आप कहेंगे सर इसका पीरियड या काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप लोग मुझे बता देना, आप लोग यहां पर समझना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो काल निर्धारण है, तो जॉन मार्शल ने 1931 में कहा कि इसका जो काल निर्धारण है वो 3250 से लेकर 2750 है। ये माना नहीं गया, ये नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य कितना? 2350 से लेकर 1750 बीसी तक। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भैया 2500 से लेकर 1700 बीसी तक। चलिए, मैं बताता हूं कि इसका जो काल निर्धारण है वो 1931 में जॉन मार्शल ने क्या कहा था? जॉन मार्शल ने कहा कि जो इसका काल है के द्वारा इसका काल निर्धारण कितना किया गया था? तो 3250 से लेकर, आप कह सकते हैं 3250 से लेकर 2750 बीसी तक माना था। हालांकि ये मान्य नहीं है, मैं यहां बार बार लिख रहा हूं, ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको नहीं माना गया। लेकिन अगर पूछ ले कि भैया सब 1931 में जॉन मार्शल द्वारा कितना निर्धारित किया गया था, तो आप कहेंगे 3250 से 2750। लेकिन जो सर्वमान्य है, जो सर्वमान्य है, वो कितना होगा? सर्वमान्य जिसको बोर्ड एक्सेप्ट करता है वो है 2350 से लेकर 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक। लेकिन अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी तो ये मानती है 2500 से लेकर 1700 बीसी तक। ये मानती है 2500 से लेकर 1700 बीसी तक। अब आपका एग्जाम में क्या आएगा? अब आपके एग्जाम में जो आता है तो वो आप लोग उसको ऐसे लिखना कि भैया जो सर्वमान्य है, जो बोर्ड भी एक्सेप्ट कर चुका है, वो 2350 से लेकर 1750 बीसी तक है। तो यहां तक आप लोग इसको लिख लेना, यहां तक आप लोग इसको लिख लेना। चलिए, अब हम बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने, यहां तक लिख लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक हम लोग लिख रहे होंगे। चलिए, सिंपल सी कोई चीज है या नहीं है बताइए, इसको इम्पोर्टेंट आपने लिख लिया होगा। मैं कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताता हूं कि सर इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, एग्जाम ओरिएंट जो बिंदु हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूंगा, फैक्ट या बिंदु की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या कहिएगा? बिंदु। आप कहेंगे सर ये बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो बेटा आप लोग ये पढ़ना कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता।
कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। आप कहेंगे ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है जी, कैसी? नगरीय सभ्यता थी। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूंगा, ये नगरीय सभ्यता थी। और इसमें जो नालियां थी, नालियां नालियां ढकी हुई थी, नालियां ढकी हुई थी। कैसी थी? ढकी हुई थी। नालियां ढकी हुई थी, यानी कि जल निकास प्रणाली बहुत बेहतर थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली बेहतर थी। तो आप कहेंगे सर जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली प्रणाली बेहतर थी। कैसी थी बेटा? अच्छी थी। यहां पर आप लिखेंगे अच्छी थी। अच्छा, सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली के जो साक्ष्य मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, ये कहां से मिले हैं? सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली धौलावीरा से प्राप्त हुई है। कहां से? धौलावीरा। आप कहेंगे धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां से प्राप्त हुए हैं बेटा इसके साक्ष्य? धौलावीरा से। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं यहां से कि भैया तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि घर एक लाइन में बने होते थे। इसमें जो घर थे, घर एक लाइन में बने थे। घर एक लाइन में बने होते थे। एक लाइन में ही बने होते थे। बने होते थे। घर एक लाइन में बने होते थे, ये भी इसकी विशेषता है। चौथी विशेषता ये है कि जो घर बने थे, इन घरों की जो खिड़की थी, जो द्वार थे, वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि गलियों में खुलते थे। ठीक है, खिड़कियां, और जो खिड़कियां थी बेटा, वो खिड़कियां कहाँ खुलती थी? तो खिड़कियां बेटा आप कह सकते हैं, खिड़कियां गलियों में खुलती थी। आप कहेंगे सर घरों की खिड़कियां, खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, सड़क की ओर ना खुलकर, ओर ना खुलकर, ना खुलकर गलियों में खुलती थी। ना खुलकर गलियों में खुलती थी। किस में खुलती थी? गलियों में खुलती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। गलियों में खुलती थी। ठीक है, गलियों में खुलती थी। ये आपका पॉइंट हो जाएगा। यहां पर आपने लिख लिया घर दो मंजिला बने होते थे। घर कैसे बने होते थे बेटा? घर दो मंजिला घर बने होते थे। कैसे? दो मंजिला घर बने होते थे। घर बने होते थे। ठीक है जी, बने होते थे, कि घर दो मंजिला बने होते थे। इसको भी आप लोग लिख लेना। आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम आगे बात करेंगे। यहां तक आपने लिख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी या पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी? ये किस भगवान की पूजा करते थे? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ऐसे ही आप लोग पढ़ते चलेंगे। अब आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई सेशन को, हैं? चलिए, आगे बात करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन कैसी थी? तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, यानी कि घर की मुखिया माता होती थी। घर की मुखिया कौन होती थी? माता होती थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, मैट्रीआर्कल सिविलाइजेशन थी। कैसी सभ्यता थी ये? तो आप कहेंगे सर ये कैसी सभ्यता थी? मैट्रीआर्कल सभ्यता थी। मैट्रीआर्कल, आप लोग कर लेंगे बेटा इसको, मैट्रीआर्कल। ठीक है जी, ऐसे आप लोग लिख लेंगे ना कि सर ये मैट्रीआर्कल सभ्यता थी। कैसी बेटा? तो आप लोग बताइएगा। चलिए, ये कैसी सभ्यता थी? मैट्रियार्कल का मतलब है कि ऐसी सभ्यता जिसमें परिवार का मुखिया माता हो, पिता ना हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक तो नगरीय सभ्यता हो गई। कौन सी हो गई बेटा? नगरीय सभ्यता हो गई। और अगर मैं बात करूं कि सर इसमें घर का मुखिया, परिवार का मुखिया कौन था? तो आप कहेंगे सर इसमें घर का मुखिया कौन होता था? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। माता। हाँ, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, किसी को कोई समस्या है यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया, एक सींग वाले गैंडे की पूजा करते थे। बिल्कुल, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पे कॉल कर लो।
उस पर आप कॉल कर सकते हो बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, इसको आप लोग पढ़ेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आप क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ जी, चलिए, ठीक है, बहुत शानदार। बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, इसको आप लोग पढ़ लो, लिख लो यहाँ तक। हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, मैट्रियार्कल, बिल्कुल मेरे लाल, मैं लिखा नहीं क्या? अच्छा, 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 मैट्रियार्कल, आप लोग लिख सकते हैं कि भैया मैट्रियार्कल, इसको लिख सकते हैं, मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन थी, मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन। तो ये आप लोग लिख लेना, मैट्रियार्कल सिविलाइजेशन थी। चलिए, अब चर्चा यहाँ पर ये हो गई, ये तो हमने पढ़ लिया कि सर ये किसकी पूजा करते थे, ये किसकी पूजा करते थे, ये इनके भगवान कौन थे। इसमें भगवान किसको माना है? तो पशुपति को। किसको? पशुपति को माना था। पशुपति, आपने ध्यान, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर मिला था, एक सींग वाला गेंडा भी यहाँ पर प्राप्त हुआ था। इनकी लिपि कैसी थी? इनकी जो लिपि थी, स्क्रिप्ट कैसी थी? लिपि, तो आप कहेंगे सर लिपि या स्क्रिप्ट की मैं बात करता हूं, तो आप बताना सर स्क्रिप्ट कैसी थी। स्क्रिप्ट की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इनकी भावात्मक, भावात्मक, भावात्मक या चित्रात्मक, चित्रात्मक शैल लिपि थी। इसको हम क्या बोलते हैं? बूस्टोफैडन। क्या बोलते हैं भैया इसको हम? तो आप कहेंगे भावात्मक या चित्रात्मक शैली थी, जिसको हम बूस्टोफैडन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो आप कहोगे सर इसको हम बूस्ट्रो बूस्ट्रोफैडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्ट्रोफैडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बूस्ट्रोफैडन। यानी कि ये कैसे लिखी जाती थी? ये बेटा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मैं ये लिख रहा हूं लेफ्ट से राइट, और ये लिखी जाती थी राइट से लेफ्ट। दाईं ओर से, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से कैसे? बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। कैसे लिखते थे इसको? लेफ्ट टू राइट लिखते थे। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, यानी कि इधर से लिखते थे, जैसे उर्दू लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है। कुल कितने बेटा, कुल कितने चिन्ह खोजे गए थे? कुल चिन्ह कितने मिले थे? तो आप कहेंगे लगभग 64 चिन्ह प्राप्त हुए थे। इस लिपि के लगभग 64 चिन्ह प्राप्त हुए थे। कितने? 64 चिन्ह प्राप्त हुए थे। और इसमें सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिले थे, सबसे ज्यादा जो चिन्ह प्राप्त हुए थे, वो कौन से थे? तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो चिन्ह मिले, इनमें सबसे ज्यादा कौन से अक्षर प्राप्त हुए? अल्फाबेट्स प्राप्त हुए सबसे ज्यादा। तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो अक्षर प्राप्त हुए थे वो कौन से थे? तो आप कह सकते हैं मछली आकार के, मछली, मछली आकार के बेटा प्राप्त हुए थे, मछली आकार के और यू आकार के, यू और मछली आकार के अल्फाबेट्स या चिन्ह प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करेंगे कि सर अब तक कुल कितने स्थल खोजे गए हैं? कुल स्थल कितने खोजे गए हैं? तो आप कहेंगे स्थल की मैं बात करूं तो ज्ञात स्थल लगभग कितने हैं? 2800, 2800, 2800। और अभी सबसे प्राचीन या सबसे पुराना स्थल कौन सा खोजा गया है? तो वो है भिरडाना। सबसे अभी खोजा 2014 में, 2014 में, 2014 में बेटा किसकी खोज होती है? भिरडाना की। किसकी? भिरडाना, भिरडाना की खोज हुई, की खोज हो जाती है। खोज ये कहां पर? हरियाणा में खोजा गया। कहां? हरियाणा में। और कहा गया कि भिरडाना सबसे प्राचीन स्थल माना गया। इसको सबसे प्राचीन स्थल माना गया है, प्राचीन नगर माना है। क्या माना है? सबसे प्राचीन नगर माना है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया,
चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, फिर मैं आगे टेस्ट भी करूँगा। अभी और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी। स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये भी चीज़ें मैंने आपको करवा दी, ये भी सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया कुछ स्थल और कुछ वर्तमान स्थिति खोजकर्ता कौन है, कहाँ खोजा गया, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हमने हड़प्पा तो पढ़ लिया। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत में खोजा गया था, पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में खोजा गया था ये। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में सिंधु नदी के किनारे पर खोजा गया। कहां? सिंधु नदी के किनारे पर खोजा गया। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि सर यहां से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, सभा भवन प्राप्त हुआ, नग्न महिला मूर्ति प्राप्त हुई, एक सींग वाला सांड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक सींग वाला सांड प्राप्त हुआ। यहां से आप लोग लिख लेना, यहां से आप लोग नोट में लिखना कि भैया एक नृत्य करती महिला, नृत्य करती करती मूर्ति मिली है, नृत्य करती मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना गया। किसके नाम से? डांसिंग गर्ल के नाम से जाना गया। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल कहा गया। और ये दिरबी मॉम विधि द्वारा बनी थी, दिरबी मॉम विधि द्वारा बनी थी, दिरबी मॉम विधि, जिसको हम इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं, लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं, लॉस्ट वैक्स मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर विशाल स्नानागार कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। सभा भवन कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नग्न महिला मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। एक सींग वाला सांड की मोहर कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। अब बात आती है कि सर सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी बड़ी इमारत कौन सी थी? इमारत, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी इमारत या बिल्डिंग ये मिली। और विशाल स्नानागार बेटा सार्वजनिक, ये सार्वजनिक सार्वजनिक स्थल था, सार्वजनिक स्थल था, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा लोथल की, कि लोथल की खोज किसने की थी बेटा? लोथल की खोज बेटा एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने 1954 में की थी और 1962 में इसकी क्या हो जाती है? खुदाई। तो अहमदाबाद के गुजरात में ये खोजा गया था, भोगवा नदी के किनारे पर। साबरमती की सहायक नदी है ये, ठीक है जी, साबरमती की सहायक नदी है। अच्छा यहां से क्या क्या मिला है? लोथल से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, यानी कि वृत्ताकार जहां पर हवन वगैरह किया जाता था। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाथी के दांत की बात करते हैं। हाथी के दांत कहां से मिले? लोथल से। दिशा मापक यंत्र कहां से मिला है? लोथल से। तीन युग्मित समाधियां, यानी कि एक ही समाधि में तीन कब्र, इस प्रकार के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। कहां से? लोथल से प्राप्त हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ताकि आप बेटा नोट्स बनाओ तो इसको आपसे अच्छे से लिख लो। हालांकि पीडीएफ ये आपको मिल ही जाती है। लिख लिया होगा आप लोगों ने यहां तक? बताइए लिख लिया? आगे चलते हैं। बात होती है चहुंदड़ों की। बात यह है चहुंदड़ों, चहुंदड़ों की हम बात करते हैं। ये सिंध पंजाब, कहां पर? पाकिस्तान में मिला है। अर्नेस्ट मेके, इसकी खोज अर्नेस्ट मेके ने की है। एनजी मजूमदार ने की है 1934 में, अर्नेस्ट मेके ने की है 1935 में। खुदाई सिंधु नदी के किनारे पर मिला है। कहां पर? सिंधु नदी के किनारे पर। कि भैया चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए, लिपस्टिक साज सज्जा यानी कि श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक मेकअप का सामान चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ। कांसे की गाड़ी, बकराकार ईंट, कंघा और काजल, यानी कि मेकअप का सामान कहां से प्राप्त हुआ था? तो चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। कहां से? चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। कहां से? चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था, ठीक है कि भैया ये हमने पढ़ लिया। बात करते हैं कालीबंगा की, कि सर कालीबंगा कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ होगा? राजस्थान में। भैया यहाँ पर अमलानंद घोष ने इसकी खोज कब कर दी? 1952 में कर दी थी। कब? 1952 में इसकी खोज हो गई। और
बीके थापर बीवी लाल ने 1960 में इसकी खुदाई करवा दी। ये घग्गर नदी के किनारे पर खोजा गया है। कहां पर? घग्गर नदी के किनारे पर खोजा गया। चलिए, बात है बेटा, यहां से जुते हुए खेत प्राप्त हुए, अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुए, चूड़ियां प्राप्त हुई, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। तो आप कहेंगे सर काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं घग्गर नदी पर ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप सारी चीजों को। बताइए, यहां तक आप लोग एक बार फिर से लिख लेना। हाँ जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख रहे हैं सारी चीज़ों को। अब आप लोग रिलेट करते हैं कि पहले ये चीज़ थी या वो चीज़ थी। अरे भैया, वो हड़प्पा सभ्यता, वो हमने पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल वो पढ़ लिया। ठीक है, वो हमने अलग कर लिया। ठीक है, अगर उसके भी कुछ अवशेष होंगे तो खोजे ही तो जाएंगे। तो यहाँ से वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिख रहे हैं हम यहाँ पर राखी गढ़ी। अब ये बात आती है कि भैया राखी गढ़ी की खोज कब होती? अब बात आती है राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है। राखी गढ़ी बेटा हिसार, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। सूरज भान के द्वारा इसकी खोज की जाती है। किसके द्वारा? सूरज भान के द्वारा इसकी खोज की जाती है। कब बेटा? तो आप कहेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, आगे हम लोग बात करते हैं कि सर कब खोज होती है। तो 1961 में इसकी खोज हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली क्या? ये हमने लिख ली। हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी के किनारे पर ही इसको खोजा गया था। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे पर ही इसको खोजा गया था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार। हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार। अब बात ये आती है, चलिए घग्गर नदी के तट पे है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि ये 1969 होगा। हमारे टाइपिस्ट भैया भी कुछ भी लिख रहे हैं। चलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर 1969 है ये। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पर। और यहाँ से ताम्र उपकरण यानी कि कॉपर के टूल्स प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? कॉपर के टूल्स प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ? सिंध से प्राप्त हुआ है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसकी खोज बेटा दुर्ये और फजल अहमद खान ने 1955 में खोज हो जाती है। और ये बेटा 1957 में क्या करते हैं? खुदाई करवाते हैं। सिंधु नदी के किनारे पर खोजा गया। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की अंगूठियां। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मतलब एक माता का एक भूमि का फोटो है जिसके गर्भ से एक पौधे ने जन्म लिया है। किसने? पौधे ने जन्म लिया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना, ये कहीं कहीं 1963 भी मिल सकता है। ठीक है, 1963 भी मिल सकता है, लेकिन एक्यूरेट क्या है? ये 1969, 1969 है। ठीक है जी, चलिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं कहीं सरस्वती नदी लिखी होती है तो उसको आप मत कर पढ़ लेना, उसकी सहायक नदी है घग्गर की। चलिए बनावली की अगर मैं बात करूं, बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। कहाँ? फतेहाबाद में। एस RS वेस्ट 1973 में रंगोई नदी के किनारे पर यह खोजा गया है। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। इंपोर्टेंट है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला, बैलगाड़ी का पहिया कहाँ से मिला, जौ के दाने कहाँ से मिले हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। कि बनावली फतेहाबाद, ये भी हरियाणा में ही पड़ता है। ये भी हरियाणा में ही पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? राखी गढ़ी, हाँ जी, किस नदी के किनारे पर प्राप्त है? तो आप क्या कह देंगे भैया? हाँ जी। अब बात करते हैं कि सर ये जो है ये सरस्वती की ही
तो सहायक नदी है बेटा सरस्वती। तो आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाएं कि सर यहाँ पर तो घग्गर नदी लिख दिया आपने, यहाँ पर तो सरस्वती नदी होना चाहिए था, सरस्वती नदी होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं भैया, यहाँ पर आते हैं कि रोपड़, रोपड़ रूपनगर पंजाब में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 में, सतलज नदी के किनारे पर, सतलज नदी के किनारे पर। यहाँ से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो बेटा वो रोपड़ से मिले हैं। कहाँ पड़ता है, पंजाब नगर में। रंगपुर बेटा काठियावाड़ गुजरात में खोजा गया एस.आर. राव के द्वारा 1954 में, भादर या मादर नदी के किनारे पर। यहां से क्या क्या मिला था, ज्वार, बाजरा, कच्ची ईंटों के किले, दुर्ग, धान की भूसी। धान की भूसी रंगनगर से भी मिली है। और बेटा हमने कल पढ़ा था कोल्डी हवा और मेहरगढ़, पढ़ा ना हमने कृषि के साक्ष्य। तो कभी आप कहो अरे सर धान की भूसी तो हमने कल कोल्डी हवा से पढ़ी थी, तो वो आप परेशान मत होना। अब बात करते हैं अली आलमगीरपुर मेरठ में, यज्ञदत्त शर्मा मैंने अभी बता ही दिया था 1958, हिडन हिंडन नदी के किनारे पर। यहाँ पर मृद भांडों पर संगीन रंगीन चित्रकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन पर बेटा क्या मिला है, चित्रकारी मिली है। सुत कांगे डोर बलूचिस्तान में है, ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स द्वारा 1927 में इन्होंने खोज कर दी और इन्होंने 1962 में खुदाई करवा दी। ये दास्क नदी के किनारे पर है। मानव अस्थियां रख रखाव से भरा हुआ, मानव अस्थि राख से भरा हुआ एक बर्तन मिला है, मानव अस्थि राख से भरा हुआ एक बर्तन मिला है सुतकांगे डोर से। चलिए ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्लाइड और है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भैया आपने कितना पढ़ा, कितना याद किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मांडा। हालांकि मैंने मांडा भी करा दिया है और सुतकांगे डोर भी करा दिया, सुरकोटदा। चलिए मांडा की बात करेंगे सर। मांडा, मांडा कहां से, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख होगा। अब लद्दाख में चला गया, ये कहां पर, लद्दाख में। लद्दाख में जगपति जोशी 1982 चेनाब नदी के किनारे पर। और बाण से, ये हड्डी से बने बाण मिले हैं, किससे, हड्डी से बने बाण मिले हैं। ठीक है जी, तो याद रखना कि जेपी जोशी को जगपति जोशी कहते हैं। 1982 में मांडा की खोज की, जो लद्दाख के, ये कहां पर है, अखनूर जिले में चला गया था ये। और अखनूर जिला वाला क्षेत्र लद्दाख में आ जाता है। अखनूर जिले वाला जो क्षेत्र था वो कहां जाता है, लद्दाख में, कारगिल और लेह में आ जाता है, कारगिल और लेह में आ जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। सुरकोटदा, ये कच्छ गुजरात में मिला है। कहां पर, गुजरात से प्राप्त हुआ है, गुजरात में खोज हुई है जेपी जोशी के द्वारा 1964 में, सरस्वती नदी के किनारे। यहां से कलश समाधान यानी कि सब के जो अवशेष थे वो कलश में रखकर दफनाए जाते थे। जैसे लोगों को जला दिया, जलाने के बाद जो उसके अवशेष थे वो उसमें रख दिए जाते थे। घोड़े की हड्डियां, तराजू का पल्ला, ये सब सुरकोटदा से प्राप्त हुए। अब हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात आती है कि सर महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था, महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है जी, चलिए लिख लिया। अब आप लोग ना कुछ थोड़े से बहुत ज्यादा होशियार होते हैं कि कब खत्म हो जाए, अरे कल ही स्टार्ट किया, मैं कैसे खत्म कर दूंगा, मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। इनमें से सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा, तो आप कहेंगे सर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था। ये हमने पढ़ लिया था, मोहनजोदड़ो किसके, सिंधु नदी के किनारे पर था। चलिए आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल। ग्रेट ग्रेनरी का मतलब है, ग्रेट ग्रेनरी का मतलब है विशाल अन्नागार। क्या है, विशाल अन्नागार। आप कह सकते हैं विशाल अन्नागार।
ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख प्राथमिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित होगा? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और लोथल बेटा प्राचीन बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है जी, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज मानी गई है। मैंने बताया भ्रडाना को सबसे पुराना माना गया है, भ्रडाना को सबसे पुराना माना गया है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो मिट्टी के पात्र, कालीबंगा काली रंग की चूड़ियां और मिट्टी के बर्तन बनते थे। क्या बनते थे? मिट्टी के बर्तन बनते थे। ठीक है बेटा, क्या बनते थे? मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? अंदार लाजवाब, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा? चलिए तो आप कहेंगे खेतड़ी एक जगह पड़ती है बेटा, खेतड़ी। कौन सी जगह पड़ती है जी? एक खेतड़ी जगह पड़ती है, आप लोगों ने सुना होगा खेतड़ी। खेतड़ी किस लिए फेमस है? तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए फेमस है, तो तांबा प्राप्त हुआ था यहां से, तांबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? देखिए, ना तो लुम्बिनी, ना कौसाल, ना हम्पी, धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात में खोजा गया था, धौलावीरा को गुजरात में खोजा गया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी, किस में ढाली गई है? तो आप कहेंगे सर वो कांस्य, कांस्य की बनी हुई है, तांबा प्लस 10। आप कह सकते हैं सर तांबा प्लस 10, यानी कि तांबा प्लस 10 यानी कि कांस्य की बनी हुई है, द्रव्य मोम विधि द्वारा बनाई गई है। ठीक है जी, यहां तक लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? चहुनलो पाकिस्तान में है, बालाकोट कोतजी, लेकिन बेटा सुरतोगोई ये अफगानिस्तान में। कहा? अफगानिस्तान में। चलिए आगे चलते हैं, लिखा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। प्लीज ये कंफर्म करवा दीजिए कि जो आप 1 दिसंबर से पढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाओगे वही सीजीएल के लिए इनफ होगा। हाँ बिल्कुल इनफ होगा भैया, बिल्कुल इनफ होगा। मेहनत करोगे तो इनफ होगा, नहीं मेहनत करोगे तो बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के रूप में निरूपण नहीं हुआ है? किसका निरूपण नहीं हुआ है? तो बेटा आप कहेंगे गाय का, गेंडे का, हाथी का, बाघ का। चलिए बता दीजिए जल्दी से, किसका निरूपण नहीं हुआ है? हाँ जी, चलिए तो आप कहेंगे तो गाय का हुआ है, गेंडे का हुआ है, हाथी का, बाघ का। तो आप कहेंगे हाथी का नहीं हुआ है, हाथी का नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, ये आप लोग बेटा, ये आप लोग घर से होमवर्क में दे देना कि सर इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, ये आप लोग घर से आंसर दे देना। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।